ठीक। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि पहला फर्स्ट सेशन में हमने जो है बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक सेल कोशिका के बारे में हमने कुछ बताया था, और उसके बाद से हमने बोला था कि सेकेंड पार्ट हम लेकर पार्ट 2 लेकर आएंगे, और उसको आज आगे हम बताने का प्रयास करेंगे। आपको पता है जितने भी सीरियस स्टूडेंट होंगे, वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो सेल है, जो कोशिका है, कितना इम्पोर्टेंट है ऑल एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, चाहे कोई भी आप एग्जाम दीजिए, वहाँ पे जहाँ से साइंस से क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से जो है साइंस के एक टॉपिक बायोलॉजी का टॉपिक सेल से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। जैसा कि हमने सेल के शुरुआत में बताया था कि सेल जो है कोशिका, यानी कि मानव शरीर का जो सेल मतलब शरीर जो है, ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर ही बना है, ठीक है। और इसी के बारे में हमने बताया था कि जो कोशिका है, कोशिका को सर्वप्रथम खोजने का किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसकी खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, जीवित कोशिका की खोज लुहेनहॉक ने किया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। सबसे छोटी कोशिका का बात किया गया था, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की थी, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की थी। बात किया जाए, ये भी हमने बताया था कि अगर पूछा जाए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, शुक्राणु में, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, अंडाणु में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो आज इसी सेशन को जो है हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इसमें समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल भाषा में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। कहाँ रुकिएगा। तो जैसा कि सेल के बारे में हम बता रहे थे, तो इसमें देखिएगा, जैसे अगर बात करते हैं ईंट की, है ना, ध्यान दीजिएगा। ईंट को मिलाकर ही हम जो है दीवार बनाते हैं, है ना, और दीवार को मिला के कमरा, दीवार को बना के कमरा बनाते हैं। उसके बाद से आपका घर तैयार होता है। ईंट बनाते हैं, ईंट से आपका दीवार बनता है, दीवार से फिर कमरा बनता है, रूम बनता है, और रूम को मिला देते हैं तो एक घर बन जाता है। ठीक हमारा मानव शरीर भी इसी प्रकार बनता है। जैसे कोशिका होता है, कोशिका, हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं को मिला देते हैं तो आपका ऊतक बनता है। कोशिका के पास ऊतक बनता है, ऊतक से आपका जो है अंग तंत्र बनता है। फिर अंग तंत्र मिला देते हैं तो एक शरीर बन जाता है। फिर अंग तंत्र बना देते हैं तो शरीर बनता है। तो हमने बताया कि ईंट को मिलाते हैं तो एक दीवार बनता है, दीवार को मिला देते हैं कमरा बनता है, कमरा मिला के घर। ठीक उसी प्रकार हमारा मानव शरीर भी ऐसे कोशिका माने हमारा मानव शरीर सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। तो कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र के बाद से एक शरीर का निर्माण होता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये आपका रहेगा कोशिका का स्ट्रक्चर। अब आते हैं, हमने यहाँ तक जो है पढ़ लिया था। अब आगे जो है लाइसोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर जो भी नए जो हैं हमारे दर्शक, तो आप पार्ट 1 में जाकर आप प्ले स्टोर में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद से पार्ट 2 देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो है हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने देखा था लाइसोसोम तक हमको जो है पढ़ना था। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमने कहा था कि मानव शरीर जो है कोशिकाओं के मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये सारी कोशिका एक थैली जैसी रचना होती है, उसी के अंदर सारी की सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमने ये भी पढ़ा दिया था कि मान के चलिए कि
कोशिका झिल्ली, इसी को बोल हमने बताया था कि कोशिका झिल्ली है, और इसी के अंदर सभी के सभी कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि मध्य में होता है न्यूक्लियस होता है ना, अब लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि वैक्यूल्स होता है। जितनी सारी कोशिकाएं होती है ये सब एक मानव एक थैले जैसी रचना के अंदर होती है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और ये जो कोशिका झिल्ली होता है ये आपका प्रोटीन का बना होता है। अब इसी के अंदर सभी के सभी कोशिकाएं का अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने 9 नंबर तक पढ़ लिया था। अब आगे हमको समझना है लाइसोसोम के बारे में। ये लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम भी एक कोशिका है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। तो सर्वप्रथम लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? वो खोज किया था डी डुबे ने किया था। ठीक है, अब देखिएगा लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं। अब ये जल अपघटक एंजाइम क्या करता है कि जैसे कि हमने अगला पॉइंट लिखा है कि कोशिकीय पाचन, यानी कि लाइसोसोम कोशिका को पचाने में मदद करता है। यानी कि जो कोशिका मृत हो जाती है, मर जाती है, किसी काम की नहीं होती है, उसको मारने का काम करता है जल अपघटक एंजाइम। यानी कि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल इसके अंदर होता है। अब इसी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम के अंदर ही जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं कि जो कोशिका सही से ढंग से कार्य नहीं कर पाती है ये उसको मार देती है, उसको मार देती है। इसीलिए इस लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। अब देखिएगा, इसको ध्यान समझिएगा कि हमारा पूरा जो शरीर है ये आपका कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। अब पूरा शरीर में जब कोशिकाएं हैं तो कोशिकाएं तो हर जगह होगा, हर जगह लाइसोसोम जो है केंद्रक सब होगा, हर जगह होगा। तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है कि जो कोशिकाएं मर जाती है उसको जो है साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी का जो है दरवाजा में हाथ चपा जाता है, या किसी को कोई पीट देता है, कोई झगड़ा करता है अब पीट देता है, तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि काला धब्बा पड़ जाता है। यानी कि उतना जगह, मान के चलिए किसी से लड़ाई हो गया और किसी ने हुमच की एक फाइट मार दिया इस पे, और किसी ने मान के चलिए कि यहाँ पे हुमच की एक फाइट दे दिया, तो यहाँ पे देखते हैं काला काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो लाइसोसोम है वो भी लाइसोसोम भी मर जाता है इतना एरिया का। तो आपको तो पता है कि कोशिकाएं तो सभी अंग, हर एक अंग तक पाई जाती है, पूरे बॉडी में कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो दूसरी लाइसोसोम होती है वो उसको खत्म करने का प्रयास करती है। तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम मरी हुई कोशिकाओं को साफ करता है, यानी कि कोशिकीय पाचन करता है। ठीक है, अब इसी लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। और जो आरबीसी में होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी एक ब्लड का हिस्सा है, आरबीसी यानी कि जो है ना, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट पे आइएगा, अगला है, देखते हैं केंद्रक। केंद्रक में देखिएगा, यहां से हम आते हैं, चलिए लाइसोसोम पहले समझ लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबरी से कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप देखिएगा। अब अगला कोशिका है अंतःप्रदव जालिका। अंतःप्रदव जालिका, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, अंतःप्रदव जालिका को जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं, और इसका हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदव जालिका। अब अंतःप्रदव जालिका क्या है? ये भी कोशिका ही है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो ये कोशिकाओं को आंतरिक कंकाल, यानी कोशिकाओं का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? तो अंतःप्रदव जालिका को कहते हैं। कोशिकाओं का आंतरिक जो है कंकाल किसे कहते हैं? तो अंतःप्रदव जालिका को कहते हैं। ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कोशिकाओं को आंतरिक सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है? तो अंतःप्रदव जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, अब हमने इसमें जो अंतःप्रदव जालिका जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों का अलग अलग कार्य होता है। हमने कहा कि अंतःप्रदव जालिका कोशिका का भी एक भाग है। अब ये कोशिकाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और
कोशिकाओं का कंकाल, कोशिकाओं, अब पूछे कोशिकाओं का कंकाल किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं का कंकाल हम कहते हैं अंतःप्रदव जालिका को कहते हैं। और ये अंतःप्रदव जालिका कोशिकाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जैसे कि जब घर हम बनाते हैं तो नीचे से पिलर देते हैं ना, पिलर देते हैं तो रूम को क्या करता है, यांत्रिक सहायता देता है अंदर से। ठीक उसी प्रकार अंतःप्रदव जालिका भी कोशिकाओं को अंदर से सहायता देता है। ठीक है, अभी जो अंतःप्रदव जालिका होता है ये दो प्रकार का होता है। तो इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, इसका इंग्लिश नाम है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक यार मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, अब अंतःप्रदव जालिका का ही दो भाग है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप इसमें देखिएगा, ये आपका जो चित्र जो हमने बनाया है, ये चित्र आपका अंतःप्रदव जालिका कोशिकाओं का है। अब इसमें देखिएगा, जो एकदम चिकनी है, जो चिकनी है इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रदव जालिका। और रफ मतलब खुरदरी, रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरी अंतःप्रदव जालिका, यानी कि जो है ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव जालिका का चित्र है। और एक तरफ जो खुरदरी है इसे बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तरफ जो है चिकनी है इसे बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब चिकना, रफ मतलब खुरदुरा, यानी कि खुरदुरा वाला भाग में क्या होता है कि यहाँ पे अब देखिए स्मूथ ईआर, यानी कि स्मूथ ईआर में क्या होता है, वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण कहाँ कौन करता है, तो अंतःप्रदव जालिका ही करता है। लेकिन अंतःप्रदव जालिका के कौन सा भाग, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बनाता है वसा। ठीक है, दूसरा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या करता है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका भाग है, तो अंतःप्रदव जालिका का भाग है। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य करता है, तो ये क्या बनाता है, ये आपका जो है ये आपका प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये आपका प्रोटीन का निर्माण करता है और यहाँ पे आपका वसा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो चिकनी अंतःप्रदव जालिका होती है ये वसा का निर्माण करता है, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ तक बात समझ गए होंगे, यानी कि दोनों भाग किसका है, तो दोनों भाग आपका अंतःप्रदव जालिका का है। तो एक अंतःप्रदव जालिका के कितने भाग, दो भाग, पहला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, आपसे पूछा जाए प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। पूछा जाएगा वसा का निर्माण कहाँ होता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रदव जालिका, यानी कि स्मूथ मतलब चिकना, रफ मतलब खुरदरी, तो वसा का निर्माण चिकनी अंतःप्रदव जालिका में होता है। और जो है खुरदरी अंतःप्रदव, रफ मतलब खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रदव जालिका निर्माण कहाँ जो है इसका, इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये भाग दोनों किसका है, तो दोनों भाग जो है अंतःप्रदव जालिका की है। अब जो खुरदरी अंतःप्रदव जालिका देख रहे हैं, जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं राइबोसोम। इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। अब देखिएगा, जो ऐसे खुरदरी ऐसे दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं राइबोसोम। तो मेन रूप से हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, हमारे मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन, पूछा जाए प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है ना, कौन करता है, राइबोसोम। लेकिन ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है ये पाया जाता है, कौन, राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लंबाई बढ़ाने में, शरीर का विकास करने में प्रोटीन का विकास होता जो है आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को। यहां तक बात समझे। अगला पॉइंट देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे देखिए, दूसरा है राइबोसोम। हमने अभी कहा राइबोसोम, यानी कि ये राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, हमने कहा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, यानी कि चिकनी अंतःप्रदव जालिका, ये वसा का निर्माण कर रहा था। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, वहां पे आपका प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। तो उसी में तो आपका राइबोसोम पाया जा रहा था, ऊपर वाला भाग हमने अभी ना कहा, जैसे कि अभी कहा, जैसे कि ये राइबोसोम, राइबोसोम कहाँ पाया जा रहा है, कि खुरदरी अंतःप्रदव जालिका के ऊपर जो ये पाया जाता है, इसी को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसी को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, ये भी आपका कोशिका का ही भाग है। ठीक है,
अब देखिए राइबोसोम जो है, राइबोसोम मेन रूप से इसका मेनली काम क्या होता है, तो मेन इसका काम होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं, आपसे पूछा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को जो प्रोटीन बनाएगा उसे कहते हैं। तो प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए, प्रोटीन का फैक्ट्री तो राइबोसोम को। प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं हमारे शरीर में, तो राइबोसोम करता है। बात समझे। तो ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो खुरदरी अंतःप्रदव जालिका के ऊपर पाया जाता है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम देखने को मिलता है। अब ये राइबोसोम जो होता है ना, दो प्रकार से बनता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम है ना, और एक होता है 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। हमने कहा राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। अब ये जो राइबोसोम होता है ये दो तरीके का होता है, एक 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। अब आपसे पूछा जाए कि 70S राइबोसोम किस में पाया जाएगा और 80S राइबोसोम किस में पाया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो छोटे छोटे जो जीव है उसको भी तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, और जो बड़े बड़े जीव है उसको भी तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, है ना, तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अभी 70 आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 70S राइबोसोम किस में पाया जाएगा, 80S राइबोसोम किस में पाया जाएगा, तो 70S राइबोसोम जो आपका पाया जाएगा वो आपका पाया जाता है कहाँ पे, तो वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, ठीक है। हमने कहा कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और राइबोसोम दो तरीके का होता है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। अब हमने कहा कि 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो आपने कहा 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। अब आप पूछेंगे प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है ना, तो जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, छोटे मोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सब के सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी कि जो जीवाणु की बात करें, विषाणु की बात करें, जो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, इस सबको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, है ना। और एक होता है 80S राइबोसोम, किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, ठीक है। अब समझिएगा इधर, हमने कहा कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवों में और 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक जीव में, यानी कि जितने भी विशाल जीव जंतु है जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग भी यूकैरियोटिक है, हाथी क्या है, यूकैरियोटिक है, घोड़ा क्या है, यूकैरियोटिक है। जितने भी सारे जीव जंतु को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो 80S राइबोसोम किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप समझ गए, जिसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिस छोटे मोटे जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, हाँ, ये सूक्ष्म जीव जितने होते हैं ना, सब के सब प्रोकैरियोटिक में हो जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित होते हैं, है कि ना। हम लोग भी तो यूकैरियोटिक है, हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक। तो हम लोगों में 70S राइबोसोम पाया जाएगा कि 80S राइबोसोम पाया जाएगा, तो अब हम लोग जब यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है, तो हम लोगों में भी 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो आप अंतर समझ गए होंगे, यानी कि प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है और यूकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित होता है। उम्मीद करते हैं कि आप भी ये भी समझ गए। एक बार और रिवीजन करते हैं कि राइबोसोम जो होता है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है और इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब ये राइबोसोम दो तरह से बनता है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसको अपनी आंखों से न देख सके, यानी कहने का मतलब उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े, सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हैं, वो सभी के सभी और क्या कहलाते हैं, वो सब के सब कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं, ठीक है। अब जितने भी सारे सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, विषाणु, सब के सब प्रोकैरियोटिक जीव ही कहलाएंगे, ये पूरी तरह से विकसित नहीं होते, ये अविकसित होते हैं, ठीक है। दूसरा है 80S राइबोसोम किसमें पाया जाता है, तो 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक जीव में पाया जाता है। जैसे कि जितने भी विशाल जीव जंतु होते हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक होते हैं, उसमें आपको 80S राइबोसोम पाया जाता है। आगे आते हैं, अगला टॉपिक देखिएगा, अगला कोशिका का नाम है केंद्रक। अगला कोशिका का नाम है केंद्रक। अब देखिएगा, ये जो केंद्रक है
केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये केंद्रक जो होता है ये एक कोशिका के मध्य में होता है। कोशिका के मध्य में हमने अभी आपसे बात किया कि कोशिका एक थैली जैसी रचना के अंदर होती है और जो है इसी थैली के अंदर सारी की सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो केंद्रक हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे सेंट्रोसोम हो, जितनी भी सारी कोशिकाएं होती है सब इस कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो हमने कहा कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया और केंद्रक कोशिकाओं के मध्य में पाया जाता है। मध्य का मतलब होता है बीच वाला भाग में, तो ये वाला बीच वाला भाग में, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि इन से आप समझिएगा, न्यूक्लियस यानी कि इस न्यूक्लियस को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो अभी न्यूक्लियस हमने कहा कि केंद्रक पाया कहाँ जाता है, तो केंद्रक के कोशिकाओं के मध्य में पाया जाता है और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, अब इस केंद्रक का कार्य क्या होता है, तो एक केंद्रक सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो एक केंद्रक ही करता है। इसीलिए कोशिका का दिमाग, पूरी कोशिकाओं को नियंत्रित कौन कर रहा है, तो केंद्रक कर रहा है। तो इसीलिए कोशिकाओं का दिमाग पूछा जाए कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो केंद्रकों को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केंद्रक सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। जैसे हमने कल का वीडियो में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऊर्जा का निर्माण कौन, ये बात कौन बताए, केंद्रक बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से तुमको जो है ऊर्जा बनाना है। ठीक है, तो ऊर्जा बनाए किसने, माइटोकॉन्ड्रिया ने। लेकिन एक गोल्जी बॉडी भी पढ़े थे, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक कोशिका है, वो भी कोशिका, तो उसका गोल्जी बॉडी कोशिका का काम क्या बताया था हमने यही ना बताया था कि ऊर्जा का परिवहन करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। यानी कि न्यूक्लियस कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया से कि तुम्हारा काम है ऊर्जा बनाना, तुम ऊर्जा बनाओ। ठीक है, अब जब ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है, तो जब ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा तब ये बात कहेगा, केंद्रक बोलेगा किसको, जो है गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी बोलेगा कि तुम इस ऊर्जा को पकड़ो, उठाओ और पूरे शरीर में इसका परिवहन करो। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। समझे बात, तो इसीलिए ये केंद्रक सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। जैसे कि कोई कोशिका सही से काम नहीं करता है तो ये कहेगा कि काम करो, कोई काम न करेंगे, काम नहीं करेंगे तो ये कहेगा कि लाइसोसोम को, अभी हमने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये बोलेगा कि काम करो, कोई बोलेगा कि हम काम नहीं करेंगे, तब लाइसोसोम के आदेश देगा कि तुम अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाकर उसको मार दो। जाएगा लाइसोसोम और उसको पूरी तरह से मार देगा, और जब जैसे ही मार देगा पूरा खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि कोशिका फिर उसकी जगह पर दूसरा जो है कोशिका बन जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया, तो ये सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य कर कौन रहा है, तो सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य आपका केंद्रक कर रहा है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है, तो न्यूक्लियस आपके कोशिकाओं के मध्य में पाया जाता है, यानी कि कोशिका के बीच में पाया जाता है। ये आपका बीच में होता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब इसी केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है। इसी केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है ना, जिसे गुणसूत्र बोलते हैं। और इसी में आपको डीएनए और आरएनए देखने को मिलता है ना। अब इसमें देखिएगा ये 80% आपका जो है प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियस 80% प्रोटीन का बना होता है, डीएनए 10% का बना होता है और 10% अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। यानी कि जो केंद्रक होता है प्रोटीन का बना होता है, यानी कि 80% केंद्रक प्रोटीन से बना होता है, 10% डीएनए से बना होता है और 10% अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर केंद्रक बना होता है। तो एक बार हम और भी शॉर्ट रिवीजन करेंगे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है, इसी क्रोमोसोम में आपको डीएनए और आरएनए देखने को मिलता है ना। डीएनए आप, ये अलग टॉपिक है, डीएनए आरएनए एक अलग टॉपिक है, इसको अलग से बताया जाएगा। जिसे डीएनए है ना, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। खैर इसको आगे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। तो जो है उम्मीद करते हैं कि आपने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम भी होता है, डीएनए आरएनए होता है। ये जो है केंद्रक प्रोटीन का 80% बना होता है, डीएनए का 10% बना होता है और 10%
जो है अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। जैसे कि शुरू में ही हमने लाइसोसोम को पढ़ लिया, लाइसोसोम की खोज डीडीबी ने किया था। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है, यह कोशिका को पचाने का काम करता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहते हैं, क्योंकि जो कोशिकाएं काम नहीं करती उसको मार देता है। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है तो आत्मा जो है कोशिकाएं मर जाती है। ठीक है, तो हमारे आरबीसी में है ना, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आरबीसी में लाइसोसोम होता है, तो आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला सेशन में जो है हम जो है अगला इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को जो है लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर करें, ठीक है, और सपोर्ट करें। धन्यवाद।